वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो टूट गया, मगर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था वो कायम रहा। इसका नाम था बाइजेंटियम एम्पायर। तकरीबन 476 AD से लेकर 1453 तक, यानी मजीद 1000 साल बाइजेंटियम एम्पायर कायम रहा। इसका जो कैपिटल था वो था कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज के दिन हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। और उस ज़माने में उसकी जो पॉपुलेशन थी वो लंदन, पेरिस और रोम को मिला लें तो उससे भी ज़्यादा। बाइजेंटीन एम्पायर में बुनियादी तौर पे ग्रीक ज़बान बोली जाती थी, और वो ग्रीक सकाफ़त से मुकम्मल तौर पे आशना थे, ग्रीक फ़िलॉसफ़ी को भी जानते थे। और ग्रीक फ़िलॉसफ़ी बल्कि जब मुसलमानों के अंदर फैली और दोबारा से यूरोप के अंदर फैली, तो उसमें एक बाइजेंटीन एम्पायर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अगरचे बाइजेंटीन एम्पायर जो है वो एक रियासत के एतबार से, एक हुकूमत के एतबार से कायम रहा, मगर उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, एक बहुत बड़ी ख़ता थी, और वो ये थी कि बाइजेंटीन एम्पायर कतई तौर पर ये नहीं चाहता था कि कोई तख्लीक की, कोई नई सोच हो, कोई नई चीज़ दरियाफ्त हो, बल्कि उनको एक ऑब्सेशन था, एक क्रेज़ था कि जिस तरह से माजी में होता आया है बिल्कुल उसी तरह से हमने हर चीज़ उसी तरह से करनी कि जिस तरह से माजी में होती है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे तकलीद के। वो कहते थे तब्दीली नहीं आनी चाहिए, तकलीद में हमें रहना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि बाइजेंटियम में वैसे बहुत सारे राइटर्स भी थे जिन्होंने मैथमेटिक्स पे कोई डिस्कवरी की या एस्ट्रोनॉमी पे की, मगर जो वो किताबें लिखते थे लोगों को उस पर दिलचस्पी नहीं थी। जो बाइजेंटियम का जो इंटेलिजेंसिया था, जो दानिश्वर तबका था, वो उनकी किताबें पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था। लिहाजा जो कुछ भी उन्होंने लिखा वो तारीख के सुपुर्द खाक हो गया। बाइजेंटियम के लोग ये भी सोचते थे, उनका जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, उनकी जो दानिश्वर तबका था, कि दुनिया जो है वो फ्लैट है, वो एक बिल्कुल कारपेट की तरह बिछी हुई है। और उस समाज में वो जो रियासत थी वो अक़लियतों के साथ भी बड़ा बुरा सलूक करती थी। मिसाल के तौर पे जो पेगन टेम्पल्स थे, ग्रीक पेगन टेम्पल्स वगैरह थे, उनको वो तोड़ देती थी। ख़ास तौर पे जब बाइजेंटियम जो है वो बुनियादी तौर पे क्रिश्चियन बना तो उन्होंने जूस को भी बहुत परसिक्यूट किया और उन्होंने पेगन्स को भी बड़ा परसिक्यूट किया। इसके अलावा ना सिर्फ अपने मज़हब के बाहर लोगों को उन्होंने जो है ज़दोकौब का निशाना बनाया, बल्कि ये भी कि क्रिश्चियन मज़हब के अंदर भी जो मुख्तलिफ रुझानात थे उस हवाले से भी वो बहुत ही सख्त ऑर्थोडॉक्स थे, और वो कहते थे कि कोई और नुक्ता नज़र जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा नेस्टोरियन क्रिश्चियनिटी को भी बड़ा परसिक्यूट किया, आर्यनिज़म को परसिक्यूट किया, मोनोफिसाइट्स को बड़ा परसिक्यूट किया। और उनका जो तरीका होता था पनिशमेंट्स का वो भी बड़ा अजीब व गरीब होता था। मिसाल तौर पे कान काट देते थे, नाक काट देते थे, हाथ काट देते थे, ज़बान काट देते थे। आम गरीब तबके के साथ भी बाइजेंटियम जो है उसका सलूक बड़ा ही बुरा था। 11वीं सदी में मिसाल तौर पे टैक्सेशन इस हद तक बढ़ गई कि बहुत सारे किसानों ने अपना घर वगैरह छोड़ दिया और खेती बाड़ी वगैरह छोड़ दी। जो लोग छोड़ के जाते थे या जो डिफ़ॉल्ट करते थे, अपने कर्जे अदा नहीं कर सकते थे, अपने टैक्स अदा नहीं कर सकते थे, उनको कोड़े मारे जाते थे, उनको जेल में डाला जाता था, और ये भी कि उनको टॉर्चर किया जाता था। मर्चेंट्स और आर्टिजन्स जो हैं वो गिल्ड्स के अंदर ऑर्गेनाइज थे। स्लेवरी, बड़ी ग़ुलामी जो है वो बड़ी आम थी। गरीब तबका जो है वो किसी भी एतबार से एक खुद मुख्तार कुव्वत बनकर सामने नहीं आ सकता था। वो थोड़ी देर के लिए फसाद तो कर सकता था, तोड़ फोड़ कर सकता था, राइट कर सकता था, मगर कभी ऑर्गेनाइज्ड कुव्वत के तौर पर सामने नहीं आया। और ख़वातीन के हवाले से भी बाइजेंटियम जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव था। मर्द और औरतें जो है वो बिल्कुल अलहदा रहा करते थे, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। औरतें मुकम्मल तौर पे पर्दा करती थीं, मगर हैरत अंगेज़ बात यह कि जहाँ एक तरफ इतना सख्त पर्दा और इतनी सख्त सिक्लूजन हुआ करती थी, तो दूसरी तरफ उसके साथ बाइजेंटियम के अंदर, कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर ख़ास तौर पे प्रोस्टिट्यूशन आम थी। अगर इन सब चीज़ों को हम मद्देनज़र रखें तो फिर हमें ये समझ आता है कि जब 7वीं सेंचुरी में, 7वीं सदी में इस्लाम अरेबिया से उभरा, तो क्या वजह थी कि बाइजेंटियम के इतने सारे लोगों ने अरब्स की और इस्लाम की हमायत की
اور یہ کہا کہ یہ جو حکومت ہے اس کو بے شک ہمارے سر سے اتارا جائے۔